हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो जैसे कि स्टूडेंट्स, आज से हम इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज, सो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज यानी जनरली जो ऐसे एमसीक्यूज जो पूछे ही जाते हैं एग्जामिनेशन में हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पर, वो सारे एमसीक्यूज को आज के मैंने इस लेक्चर में कवर करा है ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो जैसे कि हमने आज से जो प्रीवियसली जो मैंने सेशंस लिया था वो सारे इग्नू के 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो पेपर 1। और आज के सेशन से हम कुछ पीवाईक्यूज, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, ठीक है, और ऐसे एमसीक्यूज जो जनरली पूछे जाने के चांसेस है एग्जामिनेशन में, जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, सो उन सारे एमसीक्यूज पर हम आज से सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, हर एक क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। आपके जो भी डाउट्स है, आपकी जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है, 8 जनवरी 2023 के दिन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है इग्नू का, ठीक है। तो उसके लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमारे पास कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है विद 100% पासिंग गारंटी। तो आपको जल्दी से हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। 50 एमसीक्यूज जो होता है आपको, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है, एक एमसीक्यूज जो होता है 4 मार्क के लिए होता है। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और रिमेनिंग 100 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो 100 मार्क्स फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पूछा जाएगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको एग्जामिनेशन में भी सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लेकर आना ही है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स के थ्रू आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी 100 में से 85 टू 90 मार्क्स तक आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है। हमारा ये 90% गारंटीड कोर्स है, जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थियोरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। मॉक टेस्ट है, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड 1500 प्लस रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ। और ये जो सारा कोर्स है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो काफी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 90% हमारा जो कोर्स है वो हमारा जो है टेस्टेबल कोर्स है। 90% स्टूडेंट्स हमारा हर टाइम सारे जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है 90% एंड अबव रिजल्ट होता है। तो याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन की भी डेट रिलीज हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। विच इज नॉट ट्रू अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नॉट ट्रू अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन हमें गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। सो याद रखिएगा, हम जब रिसर्च परफॉर्म करते हैं और रिसर्चर जब रिसर्च परफॉर्म करते हैं, तो वो दो तरीके से अपनी रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, क्वालिटेटिव अप्रोच के थ्रू और एक क्वांटिटेटिव अप्रोच के थ्रू। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच में रिसर्चर क्या करते हैं, थ्योरी को जनरेट करने की कोशिश करते हैं, थ्योरी जनरेट करते हैं यहाँ पर। और क्वांटिटेटिव में ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, बस हम क्या करते हैं, थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी, ये अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है, ये अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है आपकी। उसी तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ये स्ट्रक्चर्ड होती है, ओके। और उसी तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ये किसी चीज के क्वालिटी को बताती है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, नंबर से डील करते हो। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जैसे आप देख रहे हो, इसमें हम थ्योरीज को डेवलप करते हैं, थ्योरी जनरेट करते हैं, और ये जो रिसर्च होती है बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड होती है।
सो याद रखिएगा क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, आपकी अनस्ट्रक्चर होती है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी स्ट्रक्चर होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में मेनली हम थ्योरी जनरेट करते हैं, मतलब डेटा कलेक्ट करते हैं, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है और उसी थ्योरी को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखेंगे। हम पहले ऑप्शन बी देखेंगे, टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। मतलब आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल पर्सन से एक्सपीरियंस ले रहे हो। यस, आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए क्वालिटेटिव रिसर्च में हर एक पर्सन अपने ओपिनियन को आगे रख सकता है। ओके, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर उनके फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकता है, उनके जो ओपिनियंस होंगे, उनके जो एक्सपीरियंसेस होंगे उनको बता सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, जो कि आपको वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में देखने मिलेगा। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली आपके पास जो भी डेटा होता है, आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो वो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में करते हो। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है, इट इज रिलेटेड विथ क्वालिटेटिव रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, टू डिस्क्राइब वेरिएशन। यस, आप क्या करते हो क्वालिटेटिव रिसर्च में, वेरिएशंस को भी डिस्क्राइब करते हो, मतलब क्या कम हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है। जैसे शेयर मार्केट आपका कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है। तो जो वेरिएशंस है उनको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि डिस्क्राइब वर्ड आ रहा है यहाँ पर, याद रखिएगा डिस्क्राइब आप कर रहे हो किसी चीज को, तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली चीजों को डिस्क्राइब करते हो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ क्वालिटेटिव रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, टू प्रिडिक्ट कॉजल रिलेशनशिप। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके पास वेरिएबल्स है, उनके बीच में कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो। सो ऐसा आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हो। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप प्रिडिक्शन करते हो, आप कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हो बिटवीन दी वेरिएबल्स। सो ये आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हो, क्योंकि आपके पास थ्योरी ऑलरेडी अवेलेबल होती है, उस थ्योरी पर आप कोई प्रिडिक्ट करते हो, आपकी जो कॉजल रिलेशनशिप्स है उस थ्योरी पर प्रिडिक्ट करते हो, एंड देन उसको प्रिडिक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करके उसको टेस्ट करने की कोशिश करते। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन ए गिवन है, टू प्रिडिक्ट कॉजल रिलेशनशिप्स, ये आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हो। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज नॉट रिलेटेड और विच इज नॉट ट्रू अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, if we select the sample unit in just a hit and miss fashion, this method of sampling is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम पॉपुलेशन में से सैंपल्स, हमारे सैंपल्स यूनिट किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, जस्ट हिट एंड मिस फैशन, हिट एंड मिस वे से हम इस मेथड से हमारे सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। सो ये हमारी कौन सी सैम्पलिंग की डेफिनेशन होगी। सो हिट एंड मिस का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए। हिट एंड मिस का मतलब क्या होता है, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं रिसर्चर हूँ, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे ये देखना है कि इस पर्टिकुलर शॉप से, ये जो पर्टिकुलर शॉप है, इस पर्टिकुलर शॉप से कितने पर्सन ऐसे हैं जो डव सोप यूज करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इस पर्सन से इंफॉर्मेशन लूंगी, कि इस पर्सन को मैं पूछूंगी कि आप कौन सा सोप यूज करते हो। अगर इस पर्सन से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं इसको मिस कर दूंगी, एंड देन मैं दूसरे पर्सन को पकड़ लूंगी, मैं दूसरे पर्सन को हिट कर लूंगी, मैं दूसरे पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी, मैं उनसे पूछूंगी कि आप कौन सा सोप यूज करते हो। अगर इसने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मैं इस पर्सन को लूंगी। उसी तरीके से मैं किसी भी पर्सन को लूंगी, अगर मुझे जिस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है मैं उस पर्सन को लूंगी, अगर जिसने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो मैं उसको छोड़ दूंगी, जिसने मुझे इंफॉर्मेशन दिया तो मैं उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो ये होता है आपका हिट एंड मिस फैशन में अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करना। सो इस तरीके से आप कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में आपके सैंपल्स यूनिट्स को चूज करते हो। याद रखिएगा, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग को हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहते हैं। सो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में आप रैंडमली किसी भी पर्सन के पास जाओगे, आप बताओगे, उससे कहोगे कि आपको जैसे कोई भी टॉपिक पर अगर आप रिसर्च करो, जैसे मैंने यहाँ पर मुझे डव सोप पर रिसर्च करनी थी कि कितने लोग डव सोप यूज कर रहे हैं। सो मैं एक पर्टिकुलर शॉप में गई और मैं वहां से
पर्सन से एक पर्सन से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, जिसने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी मैंने उसको मिस कर दिया, देन मैंने दूसरे पर्सन को ले लिया और मैं उनसे डेटा कलेक्ट करने लगी। तो ये होता है आपका एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। सो याद रखिएगा, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग ज्यादातर आप मार्केटिंग में यूज करते हो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चूज करते हो। जैसे आपका पर्पस ये है कि मुझे स्मोकर्स पर स्टडी करना है, तो पॉपुलेशन में से आप सिर्फ ऐसे ही मेंबर्स को लेंगे जो स्मोकिंग करते हो, आप रैंडमली किसी भी लोग को नहीं लोगे, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग। सो ये होता है आपका पर्पसिव सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। So this is the definition of accidental sampling, not purposive. Then option C, stratified sampling. Stratified sampling में आप क्या करते हो, heterogeneous group को homogeneous subgroups में divide कर कर and then वहां से आप आपका samples choose करते हो randomly. अगेन यहाँ पर आप कोई ग्रुप नहीं बना रहे हो, कोई heterogeneous population नहीं है, so यहाँ पर this is not the definition of stratified sampling. उसी तरीके से प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग, जिसे हम कोटा सैम्पलिंग भी कहते हैं, कोटा सैम्पलिंग में भी आप क्या करते हो, बहुत लार्ज पॉपुलेशन होती है, देन उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, देन अपनी कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो। सो अगेन यहाँ पर ऑप्शन डी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल एवरेज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम स्टैटिस्टिकल एवरेज मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, कौन सा स्टैटिस्टिकल एवरेज यूज करते हैं। तो वो यूज करते हैं हम अरिथमेटिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज जिसे हम कहते हैं मीन बी, जैसे हम कहते हैं, जैसे मान लो कोई पॉपुलेशन में उस पर रिसर्चर स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिसर्चर देखेंगे ये पर्टिकुलर सिटी है उसमें कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये देखना है। तो रिसर्चर ने ये देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो 90% लोग लिटरेट है, मीन्स 90% लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। तो इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि ये सिटी में ज्यादातर लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। तो मीन जो है बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला स्टैटिस्टिकल टूल है। तो रिमेंबर, सबसे कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी जो है वो मीन है। सो सेंट्रल टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिसर्च में, मैंने उस पर भी लेक्चर लिया है, आप उसको जाकर देखिए। उस टॉपिक से एग्जाम में कंपलसरी एक या फिर 2 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो रिमेंबर, अरिथमेटिक एवरेज जिसे हम मीन भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला स्टैटिस्टिकल टूल है और ये सबसे कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी है। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अरिथमेटिक एवरेज। नेक्स्ट, All of the following are common characteristics of experimental research except। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं गिवन है, एक्सेप्ट आ रहा है मतलब नहीं गिवन है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इट रिलाइज प्राइमरीली ऑन कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्राइमरीली कौन सा न्यूमेरिकल डेटा ही हम कलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देन ऑप्शन बी, इट लीड्स ऑलवेज टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम इसीलिए कंडक्ट करते हैं बिकॉज हमको ये देखना होता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हो रहा है। मेनली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो हम यही देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसा हो रहा है बिटवीन द वेरिएबल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव लॉजिक। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड होती है आपकी डिडक्टिव लॉजिक पे। डिडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी थियोरी, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस थियोरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि हम जो हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं उसी को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में टेस्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस को एनालाइज करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो एंड देन उसको टेस्ट करते हो और ये बताते हो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सो बेसिकली डिडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या होता है, आपके पास थियोरी ऑलरेडी अवेलेबल होगी, उस थियोरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, उसको ऑब्जर्व करोगे और उसको टेस्ट करोगे, प्रूव करोगे, उसको रिजल्ट दोगे आप। Then option D, it is rarely conducted in a controlled experimental setting. No, because experimental research का मेन एम क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट हो रहा है ये देखना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन एम होता है।
लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है जिसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा रिसर्चर जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे। सो इसमें आपको रेयरली बोला है, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इट इज रेयरली कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल settings. Next, in a criminal trial, a type 1 error is made when. इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि क्रिमिनल ट्रायल करा गया, उसमें टाइप 1 एरर कब अकर होगा। अब हम क्योंकि नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फिर फॉल्स है हम ये देखते हैं। सो रिमेंबर, नल हाइपोथेसिस इस केस में क्या हो जाएंगी, आपका जो पर्सन है उसने और क्राइम में, दो वेरिएबल इस केस में पर्सन एंड क्राइम। सो नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, मतलब इस केस में पर्सन और क्राइम में कोई रिलेशन ही नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि उस पर्सन ने कोई क्राइम ही नहीं करा है। अब इस केस में आपकी टाइप 1 एरर कब होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे क्या, इस टेबल को हम फिर से रिपीट करते हैं। टाइप 1 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, तो आपका ये हो जाता है टाइप 1 एरर। सो इसमें क्या हो गया, ये पर्सन तो, इस पर्सन ने कोई क्राइम नहीं करा है, बिल्कुल पर्सन और क्राइम में कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब इस पर्सन ने कोई भी क्राइम नहीं करा है, ये एक इनोसेंट पर्सन है। आपने क्या करा, इनोसेंट पर्सन है, उसने कोई क्राइम नहीं करा था फिर भी आपने उसको जेल भेज दिया। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एन इनोसेंट पर्सन इज कॉन्विक्टेड, जिसका मतलब होता है सेंट टू जेल। एक इनोसेंट पर्सन था, उसने कोई क्राइम नहीं करा फिर भी आपने उसको जेल भेज दिया। तो ये एक टाइप 1 का एग्जाम्पल इन्होंने बताया है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a universal statement is called. इस क्वेश्चन में हमें एक रीजनिंग की डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सी रीजनिंग होगी, क्या ये डिडक्टिव रीजनिंग होगी, इंडक्टिव या फिर एबनॉर्मल रीजनिंग होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि एक रीजनिंग है, उस रीजनिंग को आपने स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, मतलब एक पर्टिकुलर आपने कुछ चीजों को, एक पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व कर कर आपने उस एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया, मतलब ऑब्जर्व कर कर आपने एक जर्नल स्टेटमेंट दिया, जर्नल थ्योरी दी। तो ये कौन सी रीजनिंग में आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, आपको ये दो रीजनिंग याद रखनी है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास एक थ्योरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग में, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, आप गेस करते हो एंड उस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो एंड देन लास्ट में आप कंफर्म करते हो आपके रिजल्ट या फिर रिजेक्ट कर देते हो। देन इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो कोई चीज को, जैसा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड किया, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व किया, देन एक पैटर्न फॉलो किया, देन उस पर एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस लेड ऑन करा एंड देन उसके बेसिस पर एक थ्योरी जनरेट करा। यूनिवर्सल स्टेटमेंट मतलब एक यूनिवर्सल, सबके लिए एक थ्योरी, एक जर्नल थ्योरी डेवलप किया। तो इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करते हैं एंड कंक्लूड कर कर आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो, मतलब एक जर्नल थ्योरी देते हो। सो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी इंडक्टिव रीजनिंग की। वेराज डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस पर हाइपोथेसिस लेड ऑन करते हो, उस थ्योरी को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो एंड देन रिजल्ट देते हो। सो ये आपके डिडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन नहीं हो जाएगी। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी गिवन है एबनॉर्मल रीजनिंग। एबनॉर्मल रीजनिंग आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म है। सो ये आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। बस रिसर्च में आपको दो ही टाइप की रीजनिंग याद रखना है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। सो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जिसमें आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, देन उस हाइपोथेसिस को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो एंड देन रिजल्ट कंफर्म कर देते हो। इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्व करते, पर्टिकुलर चीजों को ऑब्जर्व करते, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हो, देन पैटर्न फॉलो करते हैं, देन उस पर टेंटेटिव हाइपोथेसिस ले डाउन कर एक जर्नल थ्योरी देते हो, यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो। तो ये हो जाएंगे आपकी डेफिनेशन इंडक्टिव रीजनिंग की। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which one of the following represent highly negative correlation? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि वेरिएबल्स के बीच में हाईली नेगेटिव कोरिलेशन है। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। रिमेंबर, मैंने आपको पिछले कई वीडियोज में बताया है
कि कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ये आपके कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, मतलब कोरिलेशनल रिसर्च में आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हाईली नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ओके, और वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड होंगे एक दूसरे से। ओके, परफेक्ट, क्योंकि -1 है इसलिए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा बिटवीन दी वेरिएबल्स। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मीन्स आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे। ओके, आपको याद रखना है, अगर आपका जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 होती है, दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशन, आपके वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि अगर कौन सी वैल्यू होगी जो कि आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की कौन सी वैल्यू होंगे जो हाईली नेगेटिव कोरिलेशन बताती है बिटवीन द वेरिएबल्स। अब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू गिवन है, जैसे 0 तो होगा ही नहीं, अगर 0 होता तो कुछ ना कुछ रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन पूछ रहा है हमें इस क्वेश्चन में, तो 0 तो होगा नहीं, 0 का मतलब होता है कि कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको -0.9, -0.1 एंड -0.5, तो -0.9 आपकी यहाँ पर होगी, देन -0.1 कुछ यहाँ पर लाई करेगी और 0.5 माइनस यहाँ पर लाई करेगी। सो -1 से कौन सा पॉइंट और कौन सा नंबर नजदीक है, -0.9। तो अगर आपके कोएफिशिएंट की वैल्यू, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -0.9 होती है, तो ये हाईली नेगेटिव कोरिलेशन हो गए बिटवीन दी वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए -0.9। नेक्स्ट, the degree to which numerical data tend to spread out about an average value is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके पास जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है, आपके पास जो भी डेटा होता है, आप उसको स्प्रेड आउट करते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा है और उस डेटा को, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल डेटा है, मतलब मान लीजिए किसी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की मैंने हाइट मेजर कर ली, पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसकी, उस पॉपुलेशन की और या फिर उस सैंपल की मैंने हाइट मेजर कर ली। हाइट मेजर करने के पास मेरे पास एक न्यूमेरिकल डेटा हो गया। देन मैं उस न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफ में प्लॉट करूंगी, मतलब कुछ इस तरीके से मैं इसको स्प्रेड आउट करूंगी, तो कुछ इस तरीके से मुझे एक ग्राफ मिल जाएगा। तो ये बेसिकली स्प्रेड, कितना स्प्रेड है मुझे ये देखना है कि कितना ज्यादा स्प्रेड है, कितने लोगों की हाइट मैक्सिमम है, कितने लोगों की हाइट मिनिमम है, कितने लोगों की हाइट कम है। तो मैं कुछ इस तरीके से अपने डेटा को प्लॉट कर लूंगी। तो कितना स्प्रेड है मेरा डेटा, कितना ज्यादा स्प्रेड है, ये हमको कौन सा ऑप्शन बताता है। तो याद रखिएगा कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना स्प्रेड है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना ज्यादा स्प्रेड है, वो आपको वेरिएंस बताता है। वेरिएंस ये आपका सेंट्रल मूवमेंट होता है, ये आपकी सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट होता है, जो आपको बताता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना स्प्रेड आउट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या होता है, जो वैल्यू फिक्स्ड हो। लेकिन वेरिएंस क्या होता है, जो यहाँ पर क्या बता रहा है, जो स्प्रेड आउट हो, कितना कैसा स्प्रेड आउट हो वो बता रहा है। कांस्टेंट तो हर बार कांस्टेंट रुकी हुई चीज को हम कहते हैं कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या बताता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है। स्क्यूनेस ये नहीं बताता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से स्प्रेड आउट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन डी, कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या बताता है, आपके डेटा की फ्लैटनेस, कहाँ पर आपका डेटा फ्लैट है, कहाँ पर आपका डेटा पीक पर जा रहा है, ये आपका कर्टोसिस बताता है। लेकिन कर्टोसिस ये नहीं बताता है कि आपका डेटा कितना स्प्रेड आउट है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आपका जो डेटा होता है वो कितना स्प्रेड आउट है, कितना कम स्प्रेड है, कितना ज्यादा स्प्रेड है, वो आपका बताता है वेरिएंस। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेरिएंस, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग आर पैरामेट्रिक टेस्ट एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पैरामेट्रिक टेस्ट का टाइप हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो पैरामेट्रिक टेस्ट ये टर्म कहाँ से आया है, पैरामेट्रिक टेस्ट ये टर्म होता क्या है, हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
याद रखिए, हाइपोथेसिस को हम अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। तो रिसर्चर जब भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर जब टेस्ट करते हैं उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करते हैं। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करने के लिए रिसर्चर को स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करते हैं रिसर्चर। स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होते हैं? स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपके दो टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसमें होते हैं आपका पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट, सो पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नॉर्मल अज्यूम करते हैं। मतलब आपका जो पॉपुलेशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है, मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन आप पैरामीट्रिक टेस्ट में नॉर्मल अज्यूम करते हैं। उसी तरीके से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आपका जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो। सो यही डिफरेंस होता है आपका पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर आपका आता है जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट। सो टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट ये दोनों आपके हो जाएंगे पैरामीट्रिक टेस्ट। तो टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट ये दोनों भी आपके पैरामीट्रिक टेस्ट हो जाएंगे। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आपका क्या आता है? कायोस्केर टेस्ट, यू टेस्ट एंड एच टेस्ट। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें गिवन है मैन विटने यू टेस्ट। तो मैन विटने यू टेस्ट आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैन विटने यू टेस्ट आपका पैरामीट्रिक टेस्ट में के अंदर नहीं आता है, बल्कि ये आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर आता है, जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो। सो ऑप्शन डी जो आपको गिवन है पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये ऑप्शन बस आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। सो पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? आपकी कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट आपको बताता है आपके जो वेरिएबल से कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है, क्या परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या फिर परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड है। सो जो ऑप्शन डी आपको गिवन है, ऑप्शन डी का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। सो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मैन विटने यू टेस्ट। मैन विटने यू टेस्ट आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर आता है और टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट ये आपके पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है, जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम कर लेते हो। और मैन विटने यू टेस्ट ये आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है, जिसमें आप आपकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैन विटने यू टेस्ट। नेक्स्ट, the ones that have a strong contingent effects on the relationship between the independent and dependent variables। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल होता है जो स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो बीच के रिलेशन है उसको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको वन बाय वन ऑप्शन देखना है। तो पहले आपको ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करना है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, जो ऐसा वेरिएबल जो इन दोनों वेरिएबल को रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये तो आंसर होगा नहीं। दैट्स व्हाई पर आपको ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी और डी में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं अफेक्ट करता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रही बात आपके ऑप्शन सी की मॉडरेटिंग वेरिएबल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। अब मॉडरेटिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको कैसे अफेक्ट करता है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका कि आपने एक्सरसाइज किया और एक्सरसाइज पर आपने कितने आवर्स स्पेंड किया है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है कि आपका हार्ट रेट आप मेजर कर रहे हो। अब इस केस में आपको ये देखना है कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इन दोनों वेरिएबल्स के जो बीच का रिलेशन है, रिलेशनशिप को कौन सा वेरिएबल अफेक्ट करता है। सो वो होता है आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब इस केस में मॉडरेटिंग वेरिएबल आपका जेंडर हो जाएगा। अब मान लो आपने सिर्फ मेल्स पर स्टडी करा, ये देखने के लिए कि जिन जिन मेल्स ने एक्सरसाइज पर, आप ये देखोगे कि उन्होंने एक्सरसाइज पर कितना आवर्स एक्सपेंड किया, कितने आवर्स उन्होंने एक्सरसाइज किया, 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स, और उनका हार्ट रेट आप चेक करोगे। तो इस केस में आपने सिर्फ मेल्स का चेक करा है,
तो फीमेल्स का वैसे ही हो सेम केस, ऐसा नहीं कह सकते बिकॉज जेंडर है, जेंडर एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है। सो ये चार चीजें मॉडरेटिंग वेरिएबल में आता है जो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो बीच का रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करता है। सो इस केस में और इस स्टडी में आप ये देख रहे हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपने एक्सरसाइज किया है, आपके एक्सरसाइज आवर्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आप हार्ट रेट मेजर कर रहे हो। सो इस केस में आपका जो मॉडरेटिंग वेरिएबल होगा, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन को अफेक्ट करेगा वो होगा आपका जेंडर। सो ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है वो होता है आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडरेटिंग वेरिएबल। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।